हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 का पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। We have to find out the largest number which on dividing by 70 and 125 leaves remainders 5 and 8 respectively। तो बेटा आप देखिए, नोट कीजिए, सबसे पहले तो जो बड़ी से बड़ी या लार्जेस्ट नंबर हमसे पूछा जाता है तो हमें संख्याओं का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द सेकेंड पॉइंट आपको देखना है कि देखिए यहाँ पे 70 को भाग कर रहा है तो 5 शेष बच रहा है एंड 125 को डिवाइड कर रहा है तो 8 शेष बच रहा है। इसका मतलब 70 के पास 5 फालतू है और 125 के पास 8 फालतू है ना, ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो यही जो टर्म्स ज़्यादा हैं इन्हें हम माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, 70 माइनस 5 65 और 125 माइनस 8 117। अब हमें इन दोनों संख्याओं का HCF लेना है, 65 और 117 का। तो ये हमें आता ही है निकालना। बिना टाइम वेस्ट करे और बहुत ही ध्यान से आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। डिजिट आपकी बिल्कुल यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, बहुत ही ध्यान से आपको केयरफुली कैलकुलेशन करनी है। नाउ द HCF इज 13 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 17/2⁻³ इंटू 5 का दशमलव निरूपण कितने स्थानों के बाद शांत होगा? आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस इट विल बी टर्मिनेटिंग। तो बेटा आपको सबसे पहले ये जो हमें टर्म दी गई है इसको ये देखना है कि ये न्यूनतम रूप में है या नहीं है। मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें टर्म दी गई है 17/2⁻³ इंटू 5। तो यहाँ मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, हमेशा आपको इन्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले बात तो कि भिन्न न्यूनतम रूप में होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए सपोज अगर मेरे पास नंबर है 18/15, तो आप लिखेंगे 18 को आपने लिख लिया ऐसे और इसको लिख लिया 3 × 5। तो आपको सेकंड कंडीशन पता है टर्मिनेटिंग की, कि नीचे सिर्फ 2 और 5 की पावर्स होनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर 3 और 5 आ गए। तो बेटा ऐसा नहीं है कि सीधा आपने 3 देखते इसको कह दिया कि ये अशांत है, नहीं। देखिए कैसे, क्योंकि आप देखिए 3 से ये 18 कट गया, हमारे पास रह गया 6/5। अब देखिए यहाँ सिर्फ 2 होना चाहिए था, या 5 या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो अब देखिए ये टर्मिनेटिंग है ना। तो इसलिए पहली कंडीशन क्या है कि जो भी हमें संख्या दी गई है वो न्यूनतम रूप में होनी चाहिए। अगर उन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो आप उसे पहले कट कर देंगे। सेकंड आप देखेंगे कि नीचे सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ये 2 कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये सेटिस्फाई हो रही हैं तब आप इन दोनों की हाईएस्ट पावर देखोगे। देखिए जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है और 5 की घात 1 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? 3 और 1 में से 3। हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 3। तो ये भी हमारा आंसर क्या बनेगा? आफ्टर 3 प्लेसेस जो इनकी हाईएस्ट पावर है, दैट इज अवर आंसर। आफ्टर 3 प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्या समीकरण के मूल भिन्न भिन्न है? क्या इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं? मूल भिन्न कब होते हैं? जबकि d 0 से बड़ा होता है।
तो हमें इसका मतलब डी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं 1, B is 1 and C is -5. What is D? It is B square minus 4AC. बहुत ही ध्यान से आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। -4 इंटू 1 इंटू -5। माइनस की टर्म हमेशा ब्रैकेट में डालनी है। सो इट इज 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 20, सो दैट इज 21 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप कह सकते हैं यस, हाँ इनके मूल भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चॉइस में था जो कि बताइए कि इस समीकरण के मूलों का योग 3 है। हमें प्रूव करना है सम ऑफ रूट्स इज 3। तो आपको फॉर्मूला पता ही है। सबसे पहले हम यहाँ ए बी सी लिख लेते हैं। ए इज -1, बी इज 3 एंड सी इज -3। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा? सम ऑफ रूट्स is -b by a. That means -3 upon -1. So that is माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3। तो यही उसने हमसे पूछा था। So yes, again we can say yes. Next question is, यदि द्विघात बहुपद का एक मूल 2 है तो k का मान बताइए। ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका एक रूट 2 है। Now we have to find out the value of k. देखिए बेटा, तो सबसे पहले सपोज हम ऐसे कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट एक मूल 2 दे रखा है ना, तो इसका मतलब x की जगह हम क्या रख सकते हैं 2, और वो अगर 2 रखते हैं तो वो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसे ही करते हैं, पुट x इक्वल टू 2। तो ये क्या बन जाएगा, x² + 3x + k इक्वल टू 0। क्योंकि ये मूल है, इसका मतलब शेषफल क्या इसके किसके बराबर रहेगा, 0 के। तो 2 रख दिया इसकी जगह हमने, +3 × 2 + k इक्वल टू 0। सो दैट इज 4 + 6 + k इक्वल टू 0। सो 10 + k इक्वल टू 0। इट गिव्स k इज इक्वल टू -10। नेक्स्ट देखिए, वह द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों का योग -5 और गुणनफल 6 है। सम इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। तो आपको फॉर्मूला पता है, कैसे बनाते हैं, x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट। और क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुपद पूछा गया है इसलिए इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। अब आप इसकी वैल्यूज रख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें सीधा सम दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे। सो इट इज x² + 5x + 6। नेक्स्ट देखिए, यदि DEF तथा PQR में D एंगल इज इक्वल टू Q एंड R इज इक्वल टू E, तो क्या यह सत्य है? देखिए करते हैं इसे। DEF, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। अब हम इसकी सिमिलैरिटी चेक करें बेटा। आप देखिए 2 एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं, क्योंकि AA सिमिलैरिटी रूल यहाँ लग रहा है। उसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ 2 एंगल्स चेक करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। लेकिन जब हम सिमिलैरिटी लिखेंगे तो हमें ट्राइंगल्स के नाम बहुत ध्यान से लिखने होते हैं। तो D के साथ क्या नाम जाएगा, Q लिख दिया। उसके साथ E के साथ कौन सा नाम जाना चाहिए, E है ना इधर, E को उसने R के इक्वल दिया हुआ है, R। तो अब इन तीनों में से कौन सा नाम रह गया हमारा लिखना, ओनली P। ठीक है, D will go with Q, E is equal to R and F will be equal to P। ये हमने लिख दिया, सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये सिमिलर है दैट मीन्स DE ये साइड बटा में ये साइड, QR will be equal to EF upon RP
या PR एंड DF विल बी इक्वल टू QP, है ना। अब देखिए क्या उसने यही चीज हमसे मांगी थी, DE के बटे में उसने PQ लिखा है, जबकि DE के अपॉन में कॉरस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, QR। तो इसका मतलब ये जो इसने गिवन था दैट इज नॉट ट्रू, है ना। सो आंसर इज नो, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, AB 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है। एक सर्कल हमें दिया गया है जिसका एक डायमीटर AB है और इसकी रेडियस कितनी है 5 cm। देखिए सर्कल है हमारे पास, एक इसका डायमीटर है AB। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, व्यास के सिरे पर एक स्पर्श रेखा X से Y खींची गई है। एक इसने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा टेंजेंट बनाया है। A से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा कॉर्ड बनाई जाती है, उसकी लंबाई हमें बतानी है जो कि XY स्पर्श रेखा के पैरेलल है। तो हम फिगर बना लेते हैं। पहले देखिए XY AYA एक टेंजेंट है, इससे 8 सेंटीमीटर दूर पर एक इसने जीवा CD बनाई है। तो यहाँ पर हमारे इसके नाम क्या है, C एंड D। यहाँ रेडियस कितनी थी 5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 थी, तो इसका मतलब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक सिर्फ 3 रह गया। अब इसका नाम P रख देते हैं बेटा, और क्योंकि ये दूरी है तो इसका मतलब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ना, और ये भी इसकी एक रेडियस है, तो दिस इज आल्सो 5 cm। आप देखिए बेटा, मुझे CD की लंबाई बतानी है। नाउ आपको पता चल रहा है कि ये जो ट्राइंगल है OCP, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब 3 है और कर्ण 5 है। तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर इसका, तो आपको याद ही होगा ये 4 होगा, है ना बेटा। तो बहुत छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो जहां आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपने कैलकुलेशन अवॉइड करके सीधा आंसर लिखना है। CP इज 4 और CP का डबल CD है, तो दैट विल बी 8, है ना। फटाफट हम इसे लिख लेते हैं। ट्राइंगल OCP एक समकोण त्रिभुज है। OP is 3 cm, OC is 5 cm, therefore CP is 4 cm। पाइथागोरस से हम निकाल लेते हैं इसे, and this implies CP is CD का आधा है, तो CD कितना हो गया 2CP, that means 2 into 4 equal to 8 cm। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या R वाले किसी वृत्त की त्रिज्या खंड का कोण P है। त्रिज्या कितनी, रेडियस कितनी है R कैपिटल, और एंगल कितना है P। तो हमें सिंपली क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है बेटा। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है सेक्टर का, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। अब देखिए थीटा की जगह उसने P दे रखा है, तो P लिख दिया यहाँ पे इंटू पाई, और R की जगह हमें क्या लिखना है कैपिटल R। दिस बिकम्स योर आंसर, पाई P R स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, B का मान बताइए यदि समीकरण के मूल बराबर हो। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है और मूल रूट्स क्या दे रखे हैं इक्वल। तो आपको पता है रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है D 0 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी हैव टू राइट डाउन A, B is B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड C is 81, B is minus B in fact here। नाउ क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि मूल बराबर है, therefore D will be equal to 0, that means B square minus 4AC is 0। वैल्यूज रख देते हैं
b की जगह हमें माइनस b का स्क्वायर रखना है, -4 × 9 × 81, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब माइनस b का स्क्वायर इज b स्क्वायर सिंपली, है ना, सो दिस इज -4 × 9 × 81। अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, देखिए क्या होता है आगे। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 9 × 81, प्लस हो गया ना ये सारा इधर जाके, तो b कितना आ गया बेटा, जब अंडर रूट हटाते हैं इधर अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन चलते हैं, आपको पता है, क्योंकि प्लस का अंडर रूट भी स्क्वायर भी प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। अब इसे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस माइनस साथ में चलेगा, 4 का अंडर रूट 2 × 9 को सॉल्व करेंगे 3 और 81 को 9, तो फाइनल आंसर विल बी ±54। नेक्स्ट देखिए, बताना है हमें कि दिए गए समीकरण संगत हैं या असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए a1 is 3, b1 is -6 and c1 is 0 फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड से हमें a2 मिलेगा 9, b2 is 10 and c2 is -20। तो चेक करते हैं क्या कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2 लिख लेते हैं पहले, उसके बाद चेक करते हैं ये कितना बना, 3/9 एंड दिस इज -6/10। तो इसे आप सॉल्व करोगे 3/5। वैसे भी एक प्लस है एक माइनस है, दैट मीन्स दीज टू आर नॉट इक्वल, है ना बेटा, एक प्लस का है टर्म एक माइनस का, तो नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल में क्या कंडीशन होती है, ये संगत होते हैं। आंसर संगत, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, दो रेखाएं पैरेलल हैं, इनमें से एक रेखा का समीकरण ये है तो दूसरी रेखा का समीकरण बताइए। दो लाइंस पैरेलल हैं बेटा, पैरेलल है इसका मतलब हमें पैरेलल की कंडीशन याद है, तीनों इक्वल होते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 4x + 3y = 14, और मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है ax + by = c, जिससे कि ये दोनों लाइंस क्या हो जाएं आपस में पैरेलल। तो दैट मीन्स अगर मैं इसका यहाँ समांतर की कंडीशन अप्लाई करूँ तो 4/a शुड बी इक्वल टू 3/b और दैट इज इक्वल टू 14/c। 14/c नॉट इक्वल, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, अब देखिए सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू a/b। अब देखिए बेटा 4/, इसको इधर ले आए, क्रॉस कर दिया हमने इंटरचेंज, तो इसका मतलब 4/3 को आपने a/b के इक्वल रखना है, और इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4/3 इसका डबल कर दीजिए, तुल्य भिन्न आपको बनाना आता है, अगर मैं डबल कर दूँ इसका सिंपली, सो a/b विल बी 8/6, और ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आपको इसका भी नंबर लिख सकते हैं 14/3, 4/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए टर्म, तो कुछ भी आप लिखेंगे तो हमारा आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन ये मस्ट है कि यहाँ ये कंडीशन 4/3 के इक्वल होना चाहिए। तो वी कैन टेक a = 8, b = 6 एंड c = 3। आप इसी तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, हम लिख लेते हैं 7वां पद क्या होता है, a7, और इसका क्या कर रहा है वो 7 गुना, 7 टाइम्स, एंड दैट इज इक्वल टू 11वें पद का 11 गुना, दिस इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म। तो हमें बताना है इसकी 18th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 7वें पद का 7 गुना, 11वें पद का 11 गुना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा।
7 times a plus 6d. This is 11 times a plus 10d. Now 7a plus 42d is 11a plus 110d. अब a और d सब कलेक्ट कर लेते हैं हम एक ही तरफ. 11a minus 7a plus 110d minus 42d is equal to 0. This gives us 4a plus 68d is equal to 0. Now 4 is common. a plus 17d equal to 0. This implies a plus 17d is 0. क्योंकि 4 तो 0 नहीं हो सकता. और a plus 17d क्या है? a 18. Hence a 18th is. नेक्स्ट क्वेश्चन 10(1), 10(2), 10(3) अप टू 1089 का वैल्यू बताइए. तो आपको पता है बेटा, हमें यहाँ 10 की टर्म में है सारा कुछ, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. अब देखिए कैसे करते हैं. 10(1) पेयरिंग करते हैं हम 1 को 89 के साथ. इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि दोनों मिलकर 90 का एंगल बन जाए, है ना. 1 into 89. नौ ऐसे ही 10 2 into 10 88, क्योंकि 88 प्लस 2 दोनों के मिलके क्या बन गए? 90. इसी तरीके से आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है? 1 से 89 तक 89. तो 88 के तो पेयर बन जाएंगे बेटा, है ना. 88 के तो दो टर्म्स मिला के पेयर बन जाएंगे. लेकिन जो बिल्कुल बीच की टर्म है वो कौन सी रहेगी? 1045. उसका पेयर नहीं बन पाएगा क्योंकि 45 प्लस 45 इज 90. अब देखिए इनमें से आपको पता है दोनों में से एक को चेंज करना होता है, तो 1 को चेंज करके हम लिख देते हैं 90 माइनस 89. और 1089 को आप नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे. Similarly 1090 minus 88, 1088. और ये 1045 क्या होता है टेबल से? 1. Now 1090 minus 89 becomes cot 89. This is 1089 पहले से ही था. This is cot 88 and 1088 इंटू 1 चल ही रहा है साथ में, है ना. अब ये देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट गए. सारा कुछ करके 1 into 1 into 1 आ रहा है हमारे पास. सो फाइनल आंसर विल बी 1. केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या R है. एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है. OP की लंबाई बताइए. हम इसका फिगर बना लेते हैं बेटा पहले. ये इस तरीके से है हमारे पास. अब यहां से इसने एक स्पर्शिका बाह्य बिंदु से स्पर्शिका डाल रहा है. इन सबका हम नाम लिख लेते हैं. यहाँ ये देखिए ये O है, ये P बाह्य बिंदु है जिससे टोटल 60 डिग्री का कोण बन रहा था. और जो अब आधा होके कितने कितने का रह गया? 30 डिग्री का. और ये त्रिज्या और स्पर्शिका आपस में लंब होती है, आपको पता ही है. हमें OP फाइंड आउट करना है बेटा. और इसकी त्रिज्या कितनी है साथ में? R. ठीक है. अब देखिए इसका हम कुछ नाम रख देते हैं यहाँ पे AB. आपको पता है OAB एक समकोण त्रिभुज है. है ना. तो अगर इसका ये चीज हमें दे रखी है और ये कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है, थीटा भी पता है बेटा, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं यहाँ पे. और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? P/H.
h मुझे फाइंड आउट करना है जबकि p परपेंडिकुलर दे रखा है, एंड दिस विल गिव अस sin 30। अब p की वैल्यू क्या है, r अपॉन h का नाम लिख देते हैं OP, एंड दिस इज 1/2, टेबल आपको पता ही है, सो इट इज 2r इज इक्वल टू OP। OP की लेंथ कितनी आ गई, 2r। नेक्स्ट देखिए, एक बेलन, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, इनके आयतन का अनुपात बताइए। तो हम सब पहले लिख लेते हैं, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर, अर्धगोला। इनकी रेडियस हमने मान ली r और हाइट मान ली h। ऐसे इसकी भी r है और h है, और इसके में तो आपको पता ही है कि ऊंचाई और रेडियस सब सेम होती है, r ही होता है ना। तो इसका h भी r ही है, हाइट भी इसकी r ही है। अब इसके वॉल्यूम का अनुपात लिखते हैं बेटा, वॉल्यूम्स लिख लेते हैं पहले हम। इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बना, पाई r स्क्वायर h। अनुपात, क्योंकि अनुपात पूछा है हमसे, इसका अनुपात क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए क्या क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, आपको पता है अनुपात का मतलब बटे में है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, यहाँ पे भी r स्क्वायर कट गया, r रह गया आपके पास। और अब देखिए बेटा, h भी कट गया h, और यहाँ अर्धगोले में r ही इसकी ऊंचाई है, तो ये क्या रह गया हमारे पास, 1:1/3 2/3, पाई भी कट गया था। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, 3:1:2। फाइनल आंसर इज दिस। यदि k+1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर a 1 + sin a 1 - sin a, then find a. Let's do it. k+1 is equal to secant square a, and what is this, a plus b minus into a minus b, so that is 1 square minus sin square a। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So secant square a, and now 1 minus sin square a is cos square a। अब ये क्या हुआ, secant और cos तो एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों कट गया, तो दिस इज 1 only। Now k is equal to 1 minus 1, so k is equal to 0। नेक्स्ट देखिए, एक लोहे की तार को जब एक वर्ग में मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसी तार को जब वृत्त में मोड़ा जाए तो इसकी परिधि क्या होगी। करते हैं बेटा इसे, तो तार को पहले उसने स्क्वायर की शेप में बनाया है, जिसका कि एरिया 121 है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 121। तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, साइड का स्क्वायर होता है ना ये, सो a इज इक्वल टू √121। साइड है तो हम हमेशा प्लस में ही लेंगे, 11 cm। अब वो कहता है इसकी परिधि बताइए, तो इसकी परिधि जितनी होगी बेटा उतनी ही परिधि सर्कल की होगी, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस will be equal to perimeter of square, that is 4a, 4 into 11 44c। हमें बताना है कि ये सच है या नहीं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान प्रतिशत में व्यक्त करने पर 0 से कम नहीं होता, तो 0 से कम तो कभी भी नहीं होती प्रायिकता,
प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं होती। तो इसने यहाँ यही पूछा है कि 0 से कम नहीं होती, इसका मतलब बेटा ये सच है, क्योंकि प्रायिकता हमेशा किस में रहती है? 0 या 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड देखिए, चॉइस में एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे पर 6 आने की प्रायिकता। टोटल नंबर कितने होते हैं पासे पर? 6। फेवरेबल आउटकम्स हमें क्या है? ओनली 6 चाहिए हमें, 1। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/6। तो बेटा ये हमारे 1 मार्क क्वेश्चन पार्ट ए में से खत्म हो चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।